वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप लोगों को पता है कि हमारा एचटेट का एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम हो या डिफरेंट सेट के एग्ज़ाम्स हों, सभी नज़दीक आ चुके हैं। और आप लोगों को पता है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आपको एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए आज हम बजट की हाईलाइट डिस्कस करेंगे। मतलब हम पूरे बजट को तो रिव्यू करेंगे, पर हम मेन फोकस वहाँ करेंगे जो स्कीम्स आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो डाटा आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और बाकी चीज़ों की हम बेसिक रीडिंग लेंगे। आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी। वैसे तो मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में बता ही दिया था कि हमने टेलीग्राम पर अपना चैनल ओपन कर लिया है। आपको चैनल का जो लिंक है कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक ये रहा। टेलीग्राम के अलावा आज हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी टॉपिक या जो भी क्वेश्चन पेपर हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे, उसकी पीडीएफ आपको ईजिली टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब आपको पीडीएफ को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप टेलीग्राम पर जाना, इकोनॉमिक्स बाय डीडी लिखना, फिर आपको चैनल का लोगो मिलेगा और वहाँ पर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हर एक पीडीएफ वहाँ से आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली वहाँ पर मैंने आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराई है। आज हम बजट की हाइलाइट्स देखते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि जो बजट है, जिसको हम यूनियन बजट बोलते हैं, ये जो बजट है हमारे संविधान में इसको क्या बोला गया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान जो है, उसमें बजट को हमने बोला है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम इसको बोलते हैं। और इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर हमारे संविधान में अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद में इसकी बात की गई है? आर्टिकल 112 आर्टिकल जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बजट को लेकर है। तो आपको इस स्लाइड से बस यही 2 बातें पता होनी चाहिए कि जो बजट है उसको हमारे संविधान में बोलते क्या है और किस अनुच्छेद के तहत ये आता है। अगली बात, ये जो 2023 और 24 का जो बजट हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, वो ये चीज़ पूछ सकते हैं कि जो बजट है ना 2023 का और 24 का, इसको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि ये हमारा अमृतकाल का पहला बजट है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और अगली बात, अभी मैंने आपको क्या बताया, अगला जो क्वेश्चन आपसे बजट में पूछा जा सकता है वो क्या है कि अभी हमने क्या किया, 2023-24 का जो बजट है ये अमृतकाल का पहला बजट कहलाता है। तो इसको लेकर गवर्नमेंट ने कुछ विजन्स डिसाइड किए कि हमें अपने अमृतकाल के दौरान इन विजन्स को पूरा करना है। ये कौन से विजन्स थे? हो सकता है आपको इनमें से कोई एक गलत दे दे और आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा विजन अमृतकाल का नहीं है, या कितने टोटल विजन की अमृतकाल में बात की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए, हमने 3 विजन्स की बात की अमृतकाल के दौरान। पहले हमने कहा कि हम अपने हर एक नागरिक को अपॉर्चुनिटी देंगे, हर किसी को अवसर मिलेगा और ज़्यादा फोकस हमारा किस पे रहेगा? यूथ पे रहेगा। सेकंड विजन में हमने बोला हम ग्रोथ तो करेंगे, लेकिन ग्रोथ कैसी करेंगे? जो कि जॉब को क्रिएट करे, ठीक है, जॉब क्रिएशन को क्रिएट करे। थर्ड हमारा जो अमृतकाल का विजन है वो है कि हम स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट जो है वो बनाना चाहते हैं। तो ये 3 विजन हमारे अमृतकाल के हैं।
अगली बात जो आपको पता होना चाहिए कि इस जो बजट में जो मेन 7 प्रायोरिटीज़ हैं, इनको हमने सप्तऋषि बोला, और इस सप्तऋषि में आपका आता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनरियलाइजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, फाइनेंशियल सेक्टर, यूथ पावर, रीचिंग द लास्ट माइल, और बीच में हमारा क्या है, अमृतकाल। तो आपको पता होना चाहिए इन 7 के नेम। तो इनके नेम पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक जो नेम देकर सप्तऋषि का पार्ट नहीं है। उसके बाद जो अगला आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, सबसे पहले हमने उठाया है, किसको उठाया है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में इंक्लूसिव डेवलपमेंट में या बजट में क्या बोला गया है। तो हमारे बजट में फर्स्ट स्कीम में बोला गया है, जो स्कीम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी मैं आपको थोड़ी सी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगी। जैसे पहली स्कीम है, ये बोला गया कि हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करेंगे। जो एग्रीकल्चर में क्या होता है, फार्मर के पास जो है डिजिटली जो पहुंच होती है ना, वो उतनी नहीं होती। ये बोला गया कि हम क्या करेंगे, हमारा जो किसान है उसको सेंटर में रखेंगे और उसको उसके क्रॉप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन डिजिटली प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। तो ये बात बजट में बोली गई कि हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट स्कीम है आपकी बजट के लेकर, वो क्या है, ANB हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट स्कीम। ये ANB क्या है, आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर जो ये प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया गया। ये स्कीम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया कि हम कोशिश करेंगे जो हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं ना, जो कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, आपके फल हो गया, आपके फूल हो गया, आपकी सब्जियां हो गया, इनके प्रोडक्शन को आप कितना इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से बजट भी बोला। तो इस स्कीम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड है मेकिंग द ग्लोबल हब फॉर मिलेट, श्री अन्ना। आपको पता है कि 2023-24 के वर्ष को ग्लोबली मिलेट ईयर जो है वो घोषित किया हुआ है। और ये बोला गया कि इंडिया को हमें मिलेट के प्रोडक्शन में ग्लोबल हब बनाना है। मिलेट्स होती क्या है, जो आपके गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो इंडिया के अंदर पहले ही इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट के प्रोडक्शन का। तो ये स्कीम बजट में लाई गई कि हम जो है इंडिया को ग्लोबल हब बनाएंगे मिलेट्स के प्रोडक्शन में। तो ये सेकंड स्कीम। थर्ड स्कीम एंड फोर्थ स्कीम क्या है, सेटिंग अप एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड में क्या बोला गया कि हमारा जो यूथ है उसको एनकरेज किया जाएगा कि वो रूरल एरिया में आए और एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप स्टार्ट करे। इसके लिए एक फंड बनाया गया। ये स्कीम भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगली जो स्कीम है इसमें क्या है, 20 लाख करोड़ रुपए क्या किया गया, क्रेडिट दिया गया कि एग्रीकल्चर में आप हस्बेंड्री में, डेयरी का प्रोडक्शन करने में या जो फिशरी सेक्टर है उसमें खर्च करने के लिए गवर्नमेंट ने क्रेडिट दिया। एंड जो लास्ट स्कीम है इसमें गवर्नमेंट जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट का क्या फोकस है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बन तो जाते हैं लेकिन उनका स्टोरेज सही से नहीं हो पाता। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी स्टेप्स उठाए। अब ये है टोटल स्कीम्स जो कि बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर में बोली गई। इसमें से सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में ज़रा सी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपको समझा दिया कि एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाएंगे जिसमें हम रूरल एरिया में एंटरप्रेन्योर को अट्रैक्ट करेंगे कि वो आके स्टार्टअप बनाए। और अगला मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट ने जो क्या किया है, एग्रीकल्चर क्रेडिट 20 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट देगी और जिसमें से
20 लाख करोड़ में से गवर्नमेंट ने क्या किया, 6,000 करोड़, कितना, 6,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट खर्च करेगी पीएम मत्स्य संपदा योजना की। जो फिशरी होती है ना, फिश होती है, फिश का प्रोडक्शन होता है, उसकी जो सप्लाई चेन में एफिशिएंसी आए, ये इंपॉर्टेंट है। 20,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ रुपए स्पेशली बोला गया पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर भी इंपॉर्टेंट है और स्कीम भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको सारा बताया कि इंडिया को क्यों ग्लोबल हब बोला गया मिलेट्स के प्रोडक्शन में, क्योंकि इंडिया जो है हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, मिलेट के प्रोडक्शन में। मिलेट होता क्या है, ज्वार, बाजरा, कुट्टू का आटा, ये सब चीज़ें मिलेट के अंदर आती है। और हैदराबाद के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट में क्या किया जाएगा, रिसर्च पर काफ़ी पैसा खर्च किया जाएगा कि कैसे हम मिलेट्स के प्रोडक्शन को और काफ़ी इंक्रीज कर सके। मैंने आपको एग्रीकल्चर में भी समझा दिया और यहाँ पर डिटेल डिस्कशन भी हो गया। अब देखिए, और एक और बताया था मैंने आपको, आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो प्लांटेशन मिशन है, इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने 2,200 करोड़ रुपए खर्च किए कि हम किस तरह से डिसीज फ्री हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को क्या कर सके, पैदा कर सके। मैंने आपको इसलिए दोबारा समझाया क्योंकि एग्रीकल्चर की स्कीम्स एग्जाम्स में असेशन रीजन के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकती हैं। अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट देखो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की कोशिशें आज से नहीं कर रही, बहुत लंबे टाइम से गवर्नमेंट इसमें एफर्ट कर रही है। गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम्स चला चुकी है जब से गवर्नमेंट है। तो ये कह रहे हैं कि हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हमें कुछ अचीवमेंट्स हुई है। कौन कौन सी, कि हमने 1.7 करोड़ जो टॉयलेट्स बनाए स्वच्छ भारत मिशन के तहत, 9 करोड़ लोगों तक हमने ड्रिंकिंग वाटर पे पहुंचा दिया, 2.2 लाख करोड़ रुपीस हमने 11.4 करोड़ किसानों के खातों में डाला। तो यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि गवर्नमेंट जो पिछली स्कीम्स जो भी रही गवर्नमेंट की, उसमें गवर्नमेंट ने क्या सक्सेस पाई, इसमें वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये एग्जाम में इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगला जो पॉइंट है जो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में कवर होता है, उसमें आता है आपकी हेल्थ, कि हेल्थ सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट कह रही है 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज स्टेबल किए जाएंगे, खोले जाएंगे। सिंगल सेल एनीमिया, ये एक डिसीज़ है, इसको एलिमिनेट करने के लिए मिशन चलाया जाएगा। और गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, दवाइयों में काफ़ी रिसर्च करेगी और इस रिसर्च को वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत करने की गवर्नमेंट ने बात बोली। हेल्थ सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने इतना ही बोला। और गवर्नमेंट डाटा में क्या दिखा रही है, गवर्नमेंट दिखा रही है पहले हेल्थ सेक्टर में जीडीपी का 1.4% खर्च हो रहा था, अब वो बढ़कर कितना हो गया है, 2.1% खर्च हो रहा है। एजुकेशन पर हम जीडीपी का पहले 2.8% खर्च कर रहे थे, अब 2.9% खर्च कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट गवर्नमेंट ने किया है। अब एजुकेशन को लेकर कहें तो गवर्नमेंट ने बोला है कि टाइम पर टीचर्स की डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे एजुकेशन के और ट्रेनिंग कराई जाएगी। गवर्नमेंट ने कहा हम डिजिटल लाइब्रेरी भी खोलेंगे, और अगर कोशिश ये है कि हम फिजिकल लाइब्रेरी जो कि हम पंचायत घरों में वार्ड्स लेवल पर अगर हम खोल सकते हैं तो खोलेंगे। तो गवर्नमेंट ने डिजिटल लाइब्रेरी की बात की, फिजिकल लाइब्रेरी की एजुकेशन सेक्टर में बात की। और एजुकेशन को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ भी नया नहीं बोला। इसके बाद रीचिंग द लास्ट माइल, जो सेकंड गवर्नमेंट का अगर हम कहें सप्तऋषि का सेकंड जो पॉइंट है वो क्या था, रीचिंग द लास्ट माइल। रीचिंग द लास्ट माइल के अंदर गवर्नमेंट ने क्या टारगेट डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की। कौन सी, प्रधानमंत्री पीवीटीजी, पी है प्रिवेंट कुछ प्रिविलेज वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो हमारे आदिवासी समुदाय हैं, आज भी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए। तो गवर्नमेंट इस स्कीम को लेके आई। आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, और ये एक स्कीम है कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है किस तरह से इम्प्रूव करना है। गवर्नमेंट ने बोला कि हम 740 एकलव्य स्कूल्स में
38,500 के आसपास टीचर्स को अपॉइंट करेंगे। गवर्नमेंट ने बोला जिन शहरों में इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है जहाँ पर, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेंगे। इसमें से रीचिंग द लास्ट माइल्स में से ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्ज़ाम में फुल फॉर्म के रूप में वो पूछ सकता है। अगला जो सप्तऋषि का थर्ड पॉइंट रहे आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को पता है जिस भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव होती है वो ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसमें 33% का इंक्रीज़ किया। इसका मतलब गवर्नमेंट ने पिछले बजट में मान लो 7 लाख करोड़ रुपीज़ खर्च किए थे, अब की बार 10 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में। इसका मतलब 33.4% का इंक्रीज़ हुआ। और जो बात आपका पेपर के लिए जाननी ज़रूरी है वो क्या है, गवर्नमेंट ने बोला 50 साल तक स्टेट गवर्नमेंट को अगर उसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इंटरेस्ट फ्री लोन वो देगी। ठीक है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और बाकी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे काम किए। ये सब चीज़ें आपके एग्जाम्स में नहीं पूछी जाएंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलोकेशन जो कि गवर्नमेंट ने किया किसमें, प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या हो सकता है, नंबर्स बेसिकली वो पूछ सकता है आपसे। तो पहले गवर्नमेंट ने 2022-23 में बोला हमने 48,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए आवास योजना में। अब गवर्नमेंट ने उसमें काफ़ी ज़्यादा जंप लाई है। अब 79,590 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं किसमें, आवास योजना में। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अनरियलाइजिंग द पोटेंशियल ग्रोथ। यहाँ पर गवर्नमेंट का जो फोर्थ ये इंस्ट्रूमेंट है, या हम कहें सप्तऋषि का फोर्थ पार्ट है। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस को गुड करना चाहती है। गवर्नेंस होता है आपका शासन, आप अपने शासन को कैसे इंप्रूव कर रहे हो। तो गवर्नमेंट कह रही है हम अपने शासन में ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी लीगल प्रोविजंस है ना, यहाँ से कोई डाटा आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस समझ लो गवर्नमेंट का एफर्ट्स यही है। जितने भी लीगल प्रोविजंस है, मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट किया उसमें काफ़ी ज़्यादा लीगल प्रोविजन थे, जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने 39,000 जो प्रोविजंस है उनको ख़त्म किया, या इन्होंने बोला 3,400 प्रोविजंस को इन्होंने डिसेंट्रलाइज किया। तो कहने का मतलब है अपनी गवर्नेंस या ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, लीगल प्रोविजंस को कम कर रही है, कुछ बिल्स में अबेटमेंट कर रही है। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, अपनी गवर्नेंस में ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए क्या करना चाह रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पैसा खर्च हो। एजुकेशन में आर्टिफिशियल एजेंसी जो है उनकी इम्पोर्टेंस बच्चों को समझ आए, उसके लिए काम कर रही है। नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लेके आ रही है। तो मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट के 2-4 एफर्ट्स बताए हुए हैं कि गवर्नमेंट जो है जो गवर्नेंस को गुड करने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स कर रही है। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर डिजी लॉकर की फैसिलिटी बिजनेसमैन को प्रोवाइड कर रही है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ग्रीन ग्रोथ को पाना ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो इस बजट में लेके आया गया। और इसमें काफ़ी सारी स्कीम्स ग्रीन ग्रोथ में गवर्नमेंट लेके आई, और इन स्कीम्स का मीनिंग, इनकी फुल फॉर्म और इनके टारगेट्स, अभी तक जितनी भी स्कीम्स हुई है सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये 5th पार्ट है ना सप्तऋषि का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें देखो ग्रीन ग्रोथ में क्या क्या लेके आई है। पीएम प्रणाम स्कीम को लॉन्च किया गया, गोवर्धन स्कीम को गवर्नमेंट लेके आई है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आई है, सस्टेनेबल इको डेवलपमेंट गवर्नमेंट लेके आई है, जिसमें मिस्टी स्कीम को गवर्नमेंट लाई है। अब यहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा आपको बताया हुआ है। मैं ये 4 स्कीम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को इनको डिटेल में समझा देती हूँ। देखो, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहली स्कीम जो बजट में बताई है वो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। गवर्नमेंट कह रही है हमारी फॉसिल फ्यूल पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है,
कार्बन पर काफ़ी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो इसको कम करने के लिए हमें नाइट्रोजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। तो इसीलिए नाइट्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है गवर्नमेंट ने चलाया, और गवर्नमेंट ने बोला कि 2030 तक हम 5 MMT तक प्रोडक्शन को क्या कर लेंगे, इसका इंक्रीज कर लेंगे। ये स्कीम आपसे पूछ सकता है, इसका मतलब आपसे पूछ सकता है, असेशन रीजन में दे सकता है कि कौन सा कारण है कौन सा नहीं। अगला जो ग्रीन ग्रोथ में आपको पढ़ना है वो है मिस्टी प्रोग्राम। अभी मैंने सिर्फ वहाँ आपको नेम दिखाया था, यहाँ पर आपको मैनग्रोव इनिशिएटिव, शोर लाइन, हैबिटेट, टेंजेबल इनकम, इनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। और इसका जो मेन पर्पस है इस मिस्टी स्कीम का, इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, इंडिया के जो कोस्टल एरिया हैं वहाँ पर, कोस्ट रेतीली जो जगह है रेत वाली, कोस्टल एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लांट्स लगाने हैं। ठीक है, सदाबहार वन लगाओ, कुछ भी मतलब पेड़ पौधे लगाओ। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, इंटेंसिवली फॉरेस्टेशन करना है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट में काफ़ी ग्रीनरी रहे। तो इन्होंने यही बोला कि इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन, कोस्टल मैनग्रोव फॉरेस्ट, हमें सदाबहार वन बनाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये स्कीम का जो है मेन एम है। बाकी आपको इसकी फुल फॉर्म लर्न करके जानी है। इसके अलावा जो आपके लिए थर्ड स्कीम इम्पोर्टेंट है वो है गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम का आपको फुल फॉर्म, ये ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ये आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। और इसकी जो फुल फॉर्म के साथ साथ ये जो गोवर्धन स्कीम है, इसका मेन जो एम है वो यही है कि जो पशु होते हैं उनका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट से आप किस तरह से एनर्जी में उसको कन्वर्ट करो। जैसे बायोगैस जैसे गोबर वगैरह से बनती है, तो वो क्या होता है, जो जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो वेस्ट होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है टेक्निकली एनर्जी में। तो गवर्नमेंट का कोशिश यही है कि एक तरफ एनर्जी बन जाएगी, दूसरी तरफ जो इन्वायरमेंट है वो जो है क्लीन हो जाएगा, और तीसरी तरफ जो फार्मर्स को एक एडिशनल इनकम हो जाएगी। तभी तो इन्होंने बोला 5 न्यू वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट से आपको किस में जाना है, वेल्थ में जाना है। यहाँ पर आपको फुल फॉर्म एम पता होना चाहिए। इसके अलावा और जो फर्स्ट स्कीम मैंने आपको बताई थी पीएम प्रणाम, पीएम प्रणाम की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूट्रिशमेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ मदर अर्थ। इसकी फुल फॉर्म के साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए, जो पीएम प्रणाम है इसका यही मेन फोकस है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लैंड पर फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल्स हैं, केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि जितना कम हो सके उतना केमिकल फर्टिलाइज़र का हमें यूज़ नहीं करना एग्रीकल्चर में, और उसका अल्टरनेट ढूंढा जा रहा है। और इन्होंने कहा है कि आपको बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र जो है केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना। यही इनका मेन फोकस पीएम प्रणाम स्कीम में है। तो आपको, और एक लास्ट जो स्कीम ग्रीन डेवलपमेंट में, ग्रीन ग्रोथ में इम्पोर्टेंट है वो है अमृत धरोहर। अमृत धरोहर स्कीम में बोला गया कि जितनी भी हमारी वेटलैंड है, ठीक है, वेटलैंड है, मरुस्थलीय भूमि है, हमें आने वाले सालों में उनका बहुत अच्छे से यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि हमारी वेटलैंड का नुकसान हो जाए, हम वहाँ पर कुछ ग्रोथ ही ना कर सके। तो इस स्कीम अमृत धरोहर स्कीम में बोला गया कि हम वेटलैंड्स जो भी हैं उनका बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँ, जिससे हमारे बायोडाइवर्सिटी एनहांस हो, हमारे यहाँ पर हर ग्रोथ अच्छे से हो सके। आपने देखा कि ग्रीन ग्रोथ में 5 से 4 स्कीम है। ये आपको इनका मतलब, इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो अगला जो आपका पॉइंट है यूथ पावर, यूथ पावर में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट प्रधानमंत्री कौशल रोजगार योजना 4.0 लॉन्च की गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट कह रही है कि स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाई जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, जो कि एजुकेशन का हिस्सा नहीं है। अब गवर्नमेंट कह रही है बच्चों को ये स्किल्स सिखाई जाएंगी। टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट किया जाएगा। 50 कम से कम डेस्टिनेशन को पूरे ओवरऑल इंडिया में आइडेंटिफाई किया जाएगा, और उन 50 जगहों को काफ़ी डेवलप किया जाएगा ताकि टूरिज्म सेक्टर से भी काफ़ी पैसा इंडिया में आए। यूनिटी मॉल जो है, स्टेट्स को एनकरेज किया गया है कि यूनिटी मॉल जो है वो सेल करे 1 स्टेट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट स्कीम है, और जो
अगला जो आपका पॉइंट रहेगा वो फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर रहेगा। वहाँ था ना फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में ऐसा लर्न करने वाली कोई स्कीम नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नमेंट बोल रही है कि नेशनल फाइनेंस इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री शुरू करेगी। गवर्नमेंट बोल रही है डाटा जो भी होता है आपका, जितना भी डाटा होता है उसकी प्रोसेसिंग को लेकर एक सेंटर बनाया जाएगा। गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम पहले ही गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी थी। जब कोविड-19 आया था, जब गवर्नमेंट ने अपना पैकेज बताया था 20,000 करोड़ का, उसी टाइम में क्रेडिट गारंटी स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत बोला गया था। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि अब इस क्रेडिट गारंटी स्कीम को दोबारा से क्या किया जाएगा, री एक्सप्लेन किया गया और 2 लाख करोड़ की क्रेडिट जो है एडिशनल क्रेडिट इन्होंने एमएसएमई सेक्टर को दी बिना कोलेट्रल के। कोलेट्रल होता है जमानत के। अब जो है एमएसएमई सेक्टर में अभी भी 2 लाख करोड़ तक का फंड इन्होंने प्रोवाइड कराया। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, मतलब 2 साल तक एक फिक्स डिपॉजिट स्मॉल सेविंग के रूप में महिलाएं या लड़कियां इस महिला सम्मान पत्र में जो है जमा करा सकते हैं सेविंग अकाउंट में, और इसमें 7.5% के आसपास इनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और इन्होंने सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बोला कि जो पहले सेविंग अकाउंट में 15 लाख रुपए तक जमा करा पाते थे, अब वो बढ़कर 30 लाख हो गई वो लिमिट। इसमें ऐसा याद करने का नहीं है, बस आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जो अगली चीज़ आपको याद होनी चाहिए वो है फिजिकल मैनेजमेंट। गवर्नमेंट ने वही बात बोली कि 50 साल तक फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट को दिया जाएगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि हर एक स्टेट का क्या होता है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। हर एक स्टेट का अपना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और हर एक स्टेट का अपना एक फिजिकल डेफिशिएट होता है। इन्होंने कहा कि स्टेट का जो फिजिकल डेफिशिएट है वो 3.5% जो है से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ओवरऑल हमारा फिजिकल डेफिशिएट जो है 2025-26 तक 4.5% तक करने का हमारा क्या है, टारगेट है। तो आपको टारगेट्स पता होने चाहिए। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स में ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला। डायरेक्ट टैक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस को आसान किया। ये सब चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में वो उतना पूछता नहीं है। एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चन यहाँ से याद आता है कि जो इनकम टैक्स होती है ना, पहले आपकी 0 से 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अब आपकी 0 से 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर हो जाती है, मान लो 7,50,000 हो जाती है, तो आपका जो टैक्स लगना जो स्टार्ट होगा ना वो 3 लाख से स्टार्ट हो जाएगा। 3 लाख वाली इनकम पर भी फिर आपका टैक्स लगेगा। तो 3 से 6 लाख तक आपकी इनकम रहेगी 5% लगेगा, 6 से 9 तक रहेगी 10%, फिर 15, फिर 20, फिर 30। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर आपकी 0 से 7 लाख तक ही रहती है तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन 7 लाख से थोड़ा ही बढ़ जाती है तब टैक्स स्टार्ट हो जाएगा 3 लाख वाली इनकम पर भी। और गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जिनकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा थी, ठीक है, 5 करोड़ से ज़्यादा थी, उस पर सरचार्ज लगता था। तो अब उस सरचार्ज की जो रेट है जो कि 37% थी, उसको घटाकर गवर्नमेंट ने 25% क्या कर दिया है। इसके अलावा आपको बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जा सकता है वो चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है, मतलब कहाँ कहाँ से उसके पास आता है। गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पैसा बोरोइंग से या अदर लाइबिलिटी से, मतलब उधार लेती है 34%। उसके बाद जो अदर इनकम गवर्नमेंट को होती है, तो गवर्नमेंट ने जो जीएसटी लागू किया है 17% गवर्नमेंट को जीएसटी से होता है। फिर कॉरपोरेशन टैक्स से 15%, इनकम टैक्स से भी 15%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7% और बाकी ये नॉन टैक्स रिसिप्ट 6%, नॉन कैपिटल रिसिप्ट 2%। तो बेसिकली आपको 3 या 4 आइटम्स पता होनी चाहिए कि सबसे बड़ी बोरोइंग एंड लाइबिलिटी, फिर आएगा जीएसटी, फिर आएगा इनकम टैक्स, फिर आएगा कॉरपोरेशन टैक्स, फिर उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी। फिर क्योंकि यूजीसी नेट में आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए बोलता है वो। अगला देखिए, अब गवर्नमेंट है, उसने पैसा लिया है तो उसका पैसा जाता भी तो होगा कहीं। तो गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा पैसा जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में। जब वो 34% टोटल इनकम उसको 34% इनकम उसको लाइबिलिटीज से होती है, तो सबसे ज़्यादा पेमेंट देती है गवर्नमेंट इंटरेस्ट की। फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को शेयर्स देती है टैक्सेस में, ड्यूटीज़ में 18%, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम में 17%, बाकी पेंशन में 4%, सब्सिडी में 7%।
अदर एक्सपेंडिचर में 8%, डिफेंस में 8, आपको थोड़ा फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में 8। आपको बेसिकली पता होना चाहिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, शेयर ऑफ कैपिटल, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसके बाद फाइनेंस कमीशन, पेंशन में कितना, सब्सिडी में कितना। सीक्वेंस का क्वेश्चन सीधा आपसे पूछ लेते हैं। उसके बाद आजकल जो केवीएस में, एनवीएस में आपने देखा है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा एलोकेशन किस मिनिस्ट्री को हो रहा है। सबसे ज़्यादा डिफेंस को हुआ, फिर रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे को हुआ है, फिर रेलवे को इतना एलोकेशन हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को इतना एलोकेशन हुआ 2.06 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ होम को कितना, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र को, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर को, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को। आपको नंबर्स भले ही याद ना हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत सीक्वेंस ऊपर वाला याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो डेफिशिएट हमारे रहते हैं, जैसे फिजिकल डेफिशिएट हो गया, रिवेन्यू डेफिशिएट हो गया, आपका रिवेन्यू डेफिशिएट, फिजिकल डेफिशिएट, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिशिएट, प्राइमरी डेफिशिएट। तो 2023-24 का जो बजटरी एस्टीमेट है और 2022-23 का रिवाइज एस्टीमेट, आपको दोनों डाटा करके जाने हैं। वो एक साल पीछे का भी पूछ सकता है और करंट बजट का भी पूछ सकता है। तो करंट बजट के हिसाब से फिजिकल डेफिशिएट आपका जो है वो 5.9% और रिवेन्यू डेफिशिएट आपका 2.9% है, और इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिशिएट आपका 2.3% और प्राइमरी डेफिशिएट आपका 1.7% रहेगा, ऐसा बजट में बोला गया। लेकिन आप देखोगे 2022-23 से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो, तो आप बोलोगे कि आपका फिजिकल डेफिशिएट 6.4%, रिवेन्यू डेफिशिएट 4.1%, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिशिएट 3.0% और प्राइमरी डेफिशिएट 2.9%। ये दोनों डाटा आपको लर्न होने चाहिए। इसके अलावा जो आपको याद होना चाहिए, तो आप देखोगे आजकल गवर्नमेंट का ट्रेंड कि गवर्नमेंट को टैक्सेस से कितनी इनकम हो रही है, ये जीडीपी का परसेंट है। तो जितनी भी जीडीपी है उसका 11.1% उसको टैक्स से इनकम होती है। गवर्नमेंट को ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स से इनकम हो रही है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से यहाँ दिखाया गया है कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स से इनकम काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्स से उतनी नहीं हो रही। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ डाटा जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि गवर्नमेंट का पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.3 लाख करोड़ था, जो गवर्नमेंट ने इस बजट में 10 लाख करोड़ किया है, जो कि इंक्रीमेंट 33.4% का गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या बोला कि गवर्नमेंट की जो एनपी होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि पैसा दे दिया लोगों को और वो आया नहीं वापस। तो यहाँ पर एक बोला है गवर्नमेंट ने कि गवर्नमेंट का जो एनपी है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। पहले 5.8 था, अब घटकर 5.0 हुआ है। ठीक है। फॉरेन रिजर्व्स का जो डाटा है ना, आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो फॉरेन रिजर्व्स का डाटा जो है एग्जैक्ट कितना है। तो ये 536 कुछ ऐसे बिलियन में है। एक बार आप इसको दोबारा चेक कर लेना, ये डाटा आपको लर्न होना चाहिए एग्जाम के लिए। इसके अलावा यहाँ पर है कि जो मेजर स्कीम्स में गवर्नमेंट ने एलोकेशन किया है, जन जीवन मिशन का डाटा एक बार पीछे यूजीसी नेट में पूछा गया था कि पिछले साल 60,000 करोड़ रुपए 2022-23 का बजटरी एस्टीमेट था। इस बार कोशिश की जा रही है कि 70,000 करोड़ रुपए जो है जल जीवन मिशन पर खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। एकलव्य मॉडल स्कूल्स का भी आप देख सकते हैं, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ हमने डिटेल डिस्कशन भी कर लिया, इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।